सुपर स्टडी द विजन में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 1 को पढ़ने जा रहे हैं। संविधान के भाग 1 में जो आर्टिकल हैं वो मात्र 4 आर्टिकल हैं, 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4 तक। 1, 2, 3, 4 4 ही अनुच्छेदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन अनुच्छेदों में क्या क्या उपबंध किए गए हैं। भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। ये भी याद रखना कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है और इसमें जो शीर्षक है, जो इसमें बताया गया है या जिसके बारे में उल्लेख है, वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ का मतलब क्या है और उसके राज्य क्षेत्र, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 1 जो है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान सभा में अनेक ऐसे बुद्धिजीवी लोग थे जो चाहते थे कि भारत का नाम भारत ही रहे, और कुछ ऐसे बुद्धिजीवी भी थे जो ये कहते थे कि हमारे भारत को विदेशों में इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका नाम आप इंडिया रखिए। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इसका नाम दोनों ही रख दिया जाए। तो उन्होंने दोनों रखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ के लिए इन्होंने ए यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया है, यहां फेडरल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अगर मतलब देखा जाए, जो फेडरल और यूनियन का मतलब एक ही आता, संघ। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल जैसी स्थिति में कोई भी राज्य अलग हो सकता है, लेकिन यहां लिखा हुआ यूनियन। यूनियन जो वर्ड है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। इसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए उन्हें जो है कुछ अनुमति दे दी जाए, लेकिन वो फिर भी संघ में बने हुए रहेंगे, संघ से अलग नहीं हो सकते। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहां को फेडरल गवर्नमेंट है, वहां परिसंघात्मक सरकार है, राज्य कभी भी अलग हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में राज्य को यह अनुमति नहीं है कि वो संघ से अलग हो जाए। हमारा भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इससे पहले हमने ये समझा भी था पहली वीडियो में कि भारतीय संविधान में जो संघात्मक व्यवस्था को बताया गया है वह संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। मतलब अखंड, एक अखंड इकाई के रूप में भारत का निर्माण किया गया है कि भारत से कोई राज्य अलग नहीं होगा। और भारत में जो क्षेत्र है वो क्या क्या है? तो पहला आता है भारत के राज्य, दूसरा है भारत के संघ राज्य, और तीसरा है भारत द्वारा अर्जित किया गया क्षेत्र। ये सब भारत में आएगा। किस में आएगा? भारत में आएगा। वर्तमान में आज जब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो उस समय भारत में देखो, जो आर्टिकल 1 है उसमें सीधा लिखा हुआ है संघ का नाम क्या है और राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो राज्य क्षेत्र की हम बात करते हैं तो भारत में इस समय कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि 29 राज्य थे, लेकिन 5 अगस्त को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया जाता है जम्मू कश्मीर को लेकर, जिसे लोकसभा से 6 अगस्त को, मतलब 6 अगस्त 2019 को पारित कर दिया जाता है। और उसी क्रम में 31 अक्टूबर 2019 से भारत में दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म होता है। एक बनता है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। उससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान थे। आर्टिकल 370 के तहत उसे कुछ विशेष रियायतें प्रदान की गई थी, लेकिन उन सबको समाप्त करते हुए 31 अक्टूबर से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का जन्म होता है। और उसी क्रम में जब 2 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं और उससे पहले हमारे देश में 29 राज्य होते हैं, तो एक राज्य जम्मू कश्मीर खत्म कर दिया जाता है। तो जो 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे उनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश
जोड़ दिए जाते हैं, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। लेकिन 3 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव और पेश किया जाता है दमन दीव और दादर नगर हवेली को लेकर कि उनका जो प्रशासनिक डेवलपमेंट है, जो उनका ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट है, जो उनका फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, उसे हम कैसे करें। तो उन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को भी एक करने का सुझाव दिया, जो 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में है। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, याद रखना 28, और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ये सीधा सीधा अभी हमने बात की अनुच्छेद 1 की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 2। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है संसद, पहला वर्ड लिखा हुआ है संसद, को संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। मतलब अगर संघ में किसी भी क्षेत्र को शामिल करना है, किसी भी राज्य को शामिल करना है, तो उसके लिए एक कानून का निर्माण कौन कर सकता है? उसके लिए कानून का निर्माण संसद कर सकती है। भारत की संसद ऐसा कानून बना सकती है, उसे अधिकार है कि वो नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना किस प्रकार करे। और आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि संसद को नए राज्यों के गठन करने का अधिकार है। कभी कभी आर्टिकल 2 और 3 कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि, ये आप समझ लें। और संसद को नए राज्यों का गठन, यानी कि वो नए राज्यों का गठन कर सकती है संसद, ये अधिकार है संसद को। वहीं आर्टिकल 3 क्या कहता है कि संसद को, देखो मेन जो बॉडी है वो आप ये समझ लो, संसद को यह अधिकार है कि साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से, यानी कि जो संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। देखो जो संविधान संशोधन होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, और एक होता है विशेष बहुमत और राज्यों के, कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से। जब हम बात करेंगे संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 में है। कौन से में है? 368 में। भाग 20 में ये दिया गया है 368 में कि संविधान संशोधन करने का अधिकार किसे है और किस प्रकार संविधान संशोधन हो जाता है या हो सकता है। तो अनुच्छेद 368 में ये व्यवस्था है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ संसद को यह अधिकार है कि साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से राज्यों से किसी एक राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके, मतलब या तो एक राज्य या एक से अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्र अलग कर नए राज्य का गठन कर सकती है। यह अधिकार संसद को है। सेकंड, किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि संसद को यह भी अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की, उसकी बाउंड्रीज, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र और उसके नाम तक में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। इससे पहले थोड़ी सी बात मैं यहां और बता देता हूं। साधारण बहुमत से ये संशोधन होगा, और जिन जिन अनुच्छेदों में या अनुसूचियों में साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, तो उनके बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? वो खुद अनुच्छेद, उन अनुच्छेद या अनुसूचियों में लिखा होता है कि इनका संशोधन साधारण बहुमत से हो सकता है। आती इतनी बात समझ में? और अनुच्छेद 3 के तहत अगर किसी राज्य का गठन, किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन होगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन अगर हो रहा है, उसके लिए उस राज्य के विधानमंडल को उनकी राय जानने के लिए वह प्रस्ताव को भेज सकता है। वो अलग बात है कि उस राज्य का विधानमंडल उस पर अपना
राय दे या ना दे। देखो, राष्ट्रपति जब ऐसा जानने के लिए वहां पर भेजेगा तो उसके लिए कोई समय अवधि नियत नहीं है। राष्ट्रपति जो निर्धारित करे, जो टाइम राष्ट्रपति निर्धारित करेगा उस टाइम में वह राज्य अपनी राय देगा, पहली बात। दूसरी बात, वो अपनी राय नहीं भी देगा। और नेक्स्ट है, अगर वो राय देता है तो जो संसद है वो राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। समझ गए आप? आर्टिकल 1 हमने पढ़ा, आर्टिकल 2 हमने पढ़ा, आर्टिकल 3 हमने पढ़ लिया कि अगर 3 के अंतर्गत कोई भी चेंजिंग आता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। क्लियर है? और नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 4। आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि जो संविधान संशोधन किए जाएंगे, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाएगा उसे 368 के अर्थों में विधि नहीं समझा जाएगा। मतलब कहने का यह है कि उसे जो संविधान संशोधन समझा जाएगा, जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत होंगे, उन्हें 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। आती है इतनी बात समझ में? वह संशोधन 368 के अनुसार नहीं होगा। ठीक। और एक बात और है, किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन तो हम कर सकते हैं आर्टिकल 2 और 3 के तहत। क्या हम किसी भी क्षेत्र को अन्य देश को सौंप सकते हैं? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने के लिए, अगर आपको अपना क्षेत्र किसी को सौंपना है, ऐसा करने के लिए आपको संसद द्वारा 368 के तहत संशोधन करना होगा। यानी कि आर्टिकल 367 के तहत आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होगा, तब आप अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सकते हो। इतनी बात आती समझ में? और इसी क्रम में एक नोवा संविधान संशोधन हुआ था 1960। बेरुवाड़ी जो संघ क्षेत्र था उसे हमने पाकिस्तान को सौंपा था, जिसके लिए 368 के तहत संविधान संशोधन हुआ था। बेरुवाड़ी संघ क्षेत्र को नोवा संविधान संशोधन के द्वारा हमने दिया था। किसे दिया था? पाकिस्तान को। आया आपके समझ में? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक समझ में आया होगा। और जब भारत स्वतंत्र हो गया 1947 में, स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ने जोर पकड़ लिया। और सबसे ज्यादा जो राज्यों के गठन भाषा के आधार पर जोर पकड़ा वो था हमारा दक्षिण भारत, वो भी तेलुगु भाषी लोगों ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग गठित किया, न्यायमूर्ति एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्य आयोग, जिसे धर आयोग भी कहते हैं, 1947 में गठित हुआ था, जिसने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी। और इन्होंने इनसे पूछा क्या भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन संभव है? तो एस.के. धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा कि प्रशासनिक, भौगोलिक, कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ज्योग्राफिकल, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के आधार पर ही संभव है नए राज्य का गठन। उसी क्रम में फिर जेबीपी समिति, कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया, जेबीपी। जेबीपी का मतलब है, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। इनके द्वारा समिति गठित होती है जो 1 अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट देती है। और उसने भी यह डिसाइड किया कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं होगा। ये किसने बताया? जेबीपी समिति ने। और जब ये इतना हुआ तो तेलुगु भाषी क्षेत्र में अलग राज्य की जो पुनर्गठन की मांग थी वो तेजी से बढ़ गई। और वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे श्री पोट्टू रामल्लू, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। और 56 दिन तक आमरण अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? श्री पोट्टू रामल्लू की। और जैसे उनकी मृत्यु होती है तो राज्य में अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसके क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषणा करते हैं कि नए राज्य का गठन भाषा के आधार पर ही कर दो।
उसी क्रम में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बनता है कौन सा? आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को होगी। तो यहां से प्रश्न बनता है, कई बार बना है, कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था? तो वह था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर जैसे ही इस राज्य का गठन होता है, अन्य राज्यों ने भी अपने आप जो निर्माण राज्य पुनर्गठन की मांग थी, उन्होंने भी उस मांग को तेज कर दिया कि हमारे लिए भी नया राज्य बना के दो। तो उसी क्रम में 1953 में एक आयोग गठित किया गया जिसे कहते हैं फजल अली आयोग, 1953। इसमें ये 3 सदस्य आयोग था, जिसमें पहले थे फजल अली, दूसरे थे के.एम. पनिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। यहां से प्रश्न बने हैं सिविल सर्विस की परीक्षाओं में कि फजल अली आयोग में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे। तो ये आप याद रख लेना, फजल अली, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई आधार को स्वीकारा कि हाँ, भाषाई आधार पर राज्य का गठन संभव है। लेकिन इन्होंने एक भाषा को नहीं स्वीकारा कि एक ही भाषा उस राज्य में होगी। इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन तो होगा, लेकिन उसमें अन्य भाषा के लोग भी रह सकते हैं। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसने जो मूल संविधान में 4 श्रेणियों में भारत के राज्य बटे हुए थे, क्या क्या किया गया, उन्हें समाप्त करके भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। कितने राज्य बने भारत में? शुरू में 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। ठीक है, अब इनके गठन के बाद, अभी आप चाहो तो इसका फोटो खींच लो, अभी मैं और आपको थोड़ा और बताने वाला हूं। तो उसी के क्रम में 14वें संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 14वां 1962 में। कब होता है? 1962 में। और पांडिचेरी को, इसे पांडिचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि पांडिचेरी को 1954 में फ्रांस, जो फ्रांस का उपनिवेश रहा था, पांडिचेरी, कराईकल, येनम, माहे, इसे 1954 में फ्रांस से लिया था। और 14वां संविधान संशोधन द्वारा 1962 में पांडिचेरी को नया राज्य घोषित कर दिया गया। 1961 में गोवा और दमन और दीव, इन्हें हमने पुर्तगालियों से, किनसे? पुर्तगालियों से एक सैनिक अभियान चलाया था, ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय के तहत हमने गोवा दमन द्वीप को पुर्तगालियों से छीन लिया था। देखो यहां पर एक बात देख लो, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए 1498 में। पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली गए। 1961 में सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही यहां से गए हैं, जो हमने गोवा दमन द्वीप को छीना था। ऑपरेशन विजय, यहां से प्रश्न बना है कि ऑपरेशन विजय किस राज्य से संबंधित था, आती बात समझ में। और 15वां राज्य हमने घोषित किया, 15वां राज्य वो हमने घोषित किया 1960 में। कौन सा? मुंबई से गुजराती भाषियों का, गुजराती भाषा के लोगों को मुंबई से गुजरात भाषा, गुजरात भाषा के लोगों के लिए एक अलग स्टेट बनता है 1960 में, गुजरात। और 1963 में असम से नागालैंड, असम से नागालैंड बनता है 1963 में। और 1969 में असम का फिर विभाजन कर दिया जाता है और एक नया राज्य बनता है, कौन सा? मेघालय। एक उपराज्य बनता है मेघालय, जो 1972 में पूर्ण राज्य बन जाता है। कैसा राज्य बन जाता है? पूर्ण राज्य बनता है 1972 में।
ठीक है, वहीं पर समझ लो आप जरा, वहीं पर हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य बनता है 1971 में। और पंजाब, जो पंजाबी भाषा से हिंदी भाषियों के लिए 1966 में कौन सा राज्य बनता है? 1966 में हरियाणा राज्य बनता है। फिर एक 1974 में 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। कौन सा होता है? 35वां। सिक्किम को भारत में मिलाया जाता है, क्योंकि यहां पर पहले एक चोग्याल वंश का शासन होता है और 1975 में इसे पूर्ण राज्य का, भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। किसे? सिक्किम को 1975 में। और उसी क्रम के चलते हुए जैसे कि फिर जो राज्य है मिजोरम बनता है 1987, फिर अरुणाचल प्रदेश बनता है। 2000 में जो नए राज्य बने, 26वें नंबर का राज्य बनता है, 26वें नंबर का, वर्ष 2000 में 26वें राज्य का जो बनता है, 26वां राज्य छत्तीसगढ़। कौन सा बनता है? छत्तीसगढ़। 27वां राज्य 2000 में उत्तराखंड। और 28वां राज्य 2000 में ही कौन सा बनता है? झारखंड। झारखंड। और इनकी जो डेट है वो डेट क्या है? 1 नवंबर, ये 9 नवंबर, और ये है 15 नवंबर। ये नए राज्य बनते हैं। और फिर लास्ट में जम्मू कश्मीर से पहले 2 जून 2014 को नया राज्य बनता है। कौन सा नया राज्य बनता है? तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 को तेलंगाना बनता है। और 31 अक्टूबर 2019 से 2 नए राज्य अस्तित्व में आते हैं, J&K और लद्दाख। क्लियर है? और 26 जनवरी 2020 को एक नया राज्य बन जाता है, दमन और दीव। ठीक है, ये राज्य हमारे भारत में बने हैं। इनका क्रम मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक। कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, जो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अभी हाल ही में उसमें CA वगैरह भी चला है, उसी से हम रिलेटेड देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।